बच्चे आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ SN1 वर्सेस SN2। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को चांसेस हो, मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा हो, तो रिएक्शन में क्या चांसेस हैं कि SN1 रिएक्शन को वो सपोर्ट करेगा या SN2 टाइप के रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। तो इसके फैक्टर हैं, ये बहुत डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट टाइप का फैक्टर है हम लोगों को नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। हम लोगों को SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ये सबस्ट्रेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट के नेचर कहने का मतलब है कि जो हम लोगों को सबस्ट्रेट है, ये हमारे सबस्ट्रेट कैसे कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को ये इसमें SN1 टाइप या SN2 टाइप रिएक्शन दोनों के लिए दिया जाए। मान लो कि इसमें सेम न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सेम सबस्ट्रेट है, कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और इसको अटैक कर सकता है। तो किस में चांसेस ज़्यादा होंगे? मान लो कि हमारा इसमें कार्बन एंड लिविंग ग्रुप फॉर्म ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है। इसमें कार्बन एंड लिविंग ग्रुप हमारे डिटैच हो रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या बन रहा है, ये हम लोगों को 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो इस कंडीशन से हम लोगों को देखा जाएगा, ये जो हम लोगों को नेचर है, ये सबस्ट्रेट के नेचर है कि इसमें हम लोगों को कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो कैसा बनेगा, या कहिए कि अल्फ़ा पोजीशन। अल्फ़ा पोजीशन किसको कहते हैं? जिससे हमारा, जिस कार्बन से हमारा लिविंग ग्रुप अटैच होता है, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा पोजीशन। अल्फ़ा पोजीशन क्या है? ये अल्फ़ा, इसको हम लोग कहेंगे अल्फ़ा पोजीशन। इसको हम लोग कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के कैसे नेचर हैं? ये SN1 है, ये हम लोगों को 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। इसी के कार्बन के हम लोगों को डिग्री पे डिपेंड करेगा कि हम लोगों को रिएक्शन SN1 होगा या SN2। ये जो हमारा 4 सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को सबस्ट्रेट 1 में 3 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन होगा जब कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। सेकेंड में हम लोगों को 1 डिग्री होगा, थर्ड में हम लोगों को 2 डिग्री होगा और फोर्थ में भी 1 डिग्री होगा। तो हम लोगों को सबसे बेटर, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बन रहा है? फर्स्ट में बन रहा है। तो इसलिए हम लोगों को SN1 रिएक्शन किस में हाई हो रहा है? 1 में हो रहा है, फिर उसके बाद थर्ड में हो रहा है 2 डिग्री कार्बन, फोर्थ में हो रहा है, उसके बाद हम लोगों को फोर्थ में क्या हो रहा है, इसके जो लिविंग ग्रुप है, फोर्थ वाले के लिविंग ग्रुप क्या है, इसमें CH3 इसमें डोनर है, तो इसके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में आप देखोगे तो इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जो हम लोगों को अल्फ़ा पोजीशन पे जो कार्बन है, इसमें जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप क्या है, एक ही ग्रुप अटैच है। और इसमें जो बेटर डोनर होगा कौन होगा? मीथेन ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बेटर डोनर होता है। तो इसलिए हमारा क्या पोजीशन है, हमारा फोर्थ हायर स्टेबिलिटी का है और सेकंड क्या हो जाएगा, लो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग इसको देख सकते हैं। SN2 के लिए कंडीशन देखेंगे तो SN2 में क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर सबसे कम किस में है? स्टेरिक फैक्टर सबसे कम है हम लोगों को 4 में। इसके बाद किस में स्टेरिक फैक्टर कम है? इसके बाद हम लोगों को स्टेरिक फैक्टर कम है 3 वाले में। उसके बाद हम लोगों को 2 वाले में स्टेरिक फैक्टर कम है, क्योंकि ये जो ग्रुप है बल्केयर ग्रुप अटैच है इससे। फिर उसके बाद जो 1 है उसमें हम लोगों को स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी हम लोगों को, ये रिएक्शन उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, या कहिए कि उसमें सबसे कम सपोर्ट करेगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे सबस्ट्रेट होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा ब्रांचिंग। अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा कहने का मतलब कि वो कार्बन जिसमें कि हम लोगों को कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, इसको हम लोग कहेंगे अल्फ़ा पोजीशन। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, तो उसी को इसमें जो ब्रांच लगा हुआ है इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो कैसे ग्रुप है, ये डिसाइड करेंगे कि ये SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा या SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। तो इसी के लिए हम लोगों को, अगर एल्काइल ब्रांचिंग हो रहा है, अल्फ़ा पोजीशन पे अगर एल्काइल ब्रांचिंग हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा स्टेरिक फैक्टर को। और स्टेरिक फैक्टर जब इंक्रीज़ होगा तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर अल्फ़ा पोजीशन पे हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो हमारा कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन मान लो कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज़्यादा इसके कार्बन की डिग्री बढ़ जाएगी। कहने का मतलब 3 डिग्री कार्बन
अगर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो जो कार्बोकैटायन बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन। अगर एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है, तो उस कंडीशन में इसकी क्या हो जाएगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी के लिए हम लोगों को देखा जा रहा है कि अगर अल्फा पोजीशन पे ब्रांचिंग बढ़ रही है, किसकी ब्रांचिंग बढ़ रही है, कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, SN2 की रिएक्टिविटी कम हो रही है और SN1 की रिएक्टिविटी क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। कारण क्या है, कारण है रिएक्टिविटी कम होने का SN2 का, कि उसमें स्टेरिक फैक्टर बढ़ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, स्टेरिक फैक्टर आपको इंक्रीज हो रहा है, किसके लिए, SN2 के लिए। SN2 का रिएक्शन हम लोगों को कम सपोर्ट करेगा अगर स्टेरिक फैक्टर हाई होंगे तो, लेकिन कार्बोकैटायन का जो SN1 का रिएक्शन है वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा अगर हम लोगों को जितने ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर नहीं कहो, या कहिए कि हम लोग एल्काइल पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन पे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तब। तो इसी के लिए हम लोगों को ये पोजीशन दिया गया है, हम लोगों को कंपेयर करने के लिए कहा गया है कि ये मान लीजिए कि ये सारे के सारे पोजीशन दिए हुए हैं। अब बताइए कि किस में ज़्यादा SN1 होगा और किस में ज़्यादा SN2 होगा। ये वाला जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप लिविंग ग्रुप इससे हट गया तो इसका जो पोजीशन होगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और इसमें भी हम लोगों को ये, अगर लिविंग ग्रुप इससे हट गया तो ये भी हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। लेकिन इसमें जो हम लोगों को डोनर की एबिलिटी है, इसकी जो स्टेबिलिटी है कम है विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों में हम लोगों को किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन 2 मोर स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। और बाकी को भी देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक ही मिथाइल ग्रुप है, इसमें तीनों के तीनों इथाइल ग्रुप हैं, तो ये सिर्फ स्टेरिक फैक्टर को बढ़ाएगा, कार्बोकैटायन की एबिलिटी को थोड़ा कम करेगा। तो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। तो इस तीनों के तीनों 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा हम लोगों को कौन सा सपोर्ट करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा हमारा 2, उसके बाद जाके 1, उसके बाद जाके 5, उसके बाद जाके 4। थर्ड में क्या होने वाला है, थर्ड में हमारा ये भी कार्बोकैटायन कैसा है, ये भी कार्बोकैटायन हम लोगों को 3 डिग्री ही है, सारे के सारे कार्बोकैटायन हमारे 3 डिग्री के ही हैं। तो हम लोगों को फैक्टर क्या देखना है, फैक्टर देखना है। मिथाइल सबसे अच्छा डोनर होता है, CH3 सबसे अच्छा डोनर होता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और जितना अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया 2nd नंबर का। फिर उसके बाद कौन सा कार्बोकैटायन हो गया 1st नंबर का। फिर उसके बाद कौन सा कार्बोकैटायन हो गया 3rd नंबर का, और सबसे लास्ट में कौन हो गया 4th नंबर का। तो ये किसकी ऑर्डर है, ये SN1 की ऑर्डर है। तो देखिए SN1 का ऑर्डर क्या हो गया, SN1 का ऑर्डर हो गया 2nd, 1st, 3rd एंड 4th। और इसके साथ साथ आप क्या देख रहे हो, यही ऑर्डर हम लोगों को फॉलो किसके थ्रू किया जाएगा, यही ऑर्डर हम लोगों को फॉलो किया जाएगा SN2 में भी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अल्फ़ा ब्रांचिंग दोनों में सभी में सेम ही है, तो अल्फ़ा ब्रांचिंग बढ़ गया, लेकिन जो बल्कियर ग्रुप अगर अल्फ़ा पोजीशन पे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, स्टेरिक फैक्टर को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो जिसमें छोटे ग्रुप अटैच होंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए स्टेरिक फैक्टर कम हो जाएगा, और मिथाइल भी सबसे छोटा ही ग्रुप है, तो SN2 के लिए भी हम लोगों को सेम ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि SN1 रिएक्शन हो रहा है, तो SN1 रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या होगा, SN1 रिएक्शन में हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखना है, और SN2 रिएक्शन में क्या देखना है, स्टेरिक फैक्टर को देखना है। दोनों एक ही तरह के रिएक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि दोनों के लिए ऑर्डर हमारा सेम हो सकता है, कोई भी डिफरेंट बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का मेन फैक्टर है, और SN2 के लिए स्टेरिक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा बीटा ब्रांचिंग हो जाए, कहने का मतलब है बीटा पोजीशन कौन सा होगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप, ये क्या हो गया अल्फ़ा पोजीशन, और इस कार्बन से जितने भी कार्बन कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बीटा पोजीशन। ये पोजीशन कौन हो गया, ये पोजीशन हो गया हमारा बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे अगर हम लोगों को
ब्रांचिंग हो जाए तो उस कंडीशन में अगर एल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन पे ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होंगे, बल्केयर फैक्टर भी, इसके जो स्टेरिक फैक्टर हैं वो भी इंक्रीज होगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमारा मिथाइल होता तो वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट डोनेट करता। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हमारे फैक्टर हो रहे हैं ड्यू टू बीटा ब्रांचिंग substrate is highly sterically crowded and get sterically relaxed after releasing the living group। अगर हमारा लिविंग ग्रुप क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा। उस कंडीशन में मान लो कि इसमें 4 के 4 स्टेरिक फैक्टर थे, हम लोगों को 2 कंपाउंड दिया गया है, दोनों का दोनों क्या है 3 डिग्री कार्बन के साथ है, और एक में अगर हम लोग क्लोरीन को ब्रेक करें तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और उसमें डोनर भी स्ट्रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट हाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बीटा पोजीशन पे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसमें स्टेरिक फैक्टर इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कि कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि SN1 रिएक्शन में क्या है, हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, या कहो कि कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होना। तो अगर हम लोग स्टेरिक फैक्टर ही इसको सपोर्ट कर रहा है बॉन्ड ब्रेक करने को, तो ये क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन का चांस हम लोगों को सेकेंड में हाई हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सेकेंड है, सेकेंड में हम लोगों को SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हाई है और फर्स्ट में हमारे SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, लेस है। और इसमें जो SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन भी किस में होगा, SN2 रिएक्शन के लिए भी सेम ऑर्डर हम लोगों को, इसमें SN2 रिएक्शन किस में हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हम लोगों को फर्स्ट में ज़्यादा हो जाएगा और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में तो हमारा कम ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन के लिए अगर हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं, SN2 में क्या होता, SN2 हम लोगों को फर्स्ट में ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें स्टेरिक रिपल्सन क्या है, स्टेरिक रिपल्सन हमारा इसमें कम है। और SN2 में क्या है, SN2 का जो इसके बाद होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, फर्स्ट में होगा, और सेकंड में क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है। सारे के सारे बल्केयर ग्रुप अटैच हैं तो न्यूक्लियोफाइल को भी अटैक करने में इसको डिस्टर्ब करेगा। थर्ड फैक्टर है कि अगर हम लोग देखें कि अल्फ़ा अनसैचुरेशन, अगर हम लोग अल्फ़ा पोजीशन पे अनसैचुरेटेड कार्बन हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोगों को जो लिविंग ग्रुप होते हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो वो उसके लोन पेयर क्या हो सकते हैं, जो हमारा अनसैचुरेटेड है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसैचुरेशन के कारण, तो उसमें क्या करेंगे, वो रिजोनेंस के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं और लिविंग ग्रुप और जो हमारा सबस्ट्रेट वाला कार्बन है इसके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। और हमारे लिए क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए इजी नहीं होगा और इसीलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा अटैक करे तो SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन के लिए ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, स्लो करेगा। इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करके दिखाया गया है। ड्यू टू रिजोनेंस हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डेवलप हो रहा है कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच, एंड थस लिविंग ग्रुप इज नॉट ईजिली डिटैच, दैट इज़ द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 बोथ डिक्रीजेज, दोनों के दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अगर अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है, अल्फ़ा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है तो। नेक्स्ट हम लोग फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि हमारा जो कार्बोकेटाइन अल्फ़ा पोजीशन अनसैचुरेशन है, अल्फ़ा पोजीशन पे अगर अनसैचुरेशन हो गया, अनस्टेबल है, एंड हेंस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज लेस। जो हमारा कार्बोकेटाइन भी बनेगा वो कैसा कार्बोकेटाइन बनाएगा, कार्बोकेटाइन हमारा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी जो होगा SN2 के लिए रिएक्शन जब इसको अटैक करने जाएगा तो चूंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन के कारण डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें भी हम लोगों को रिपल्सन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी हाई होगी और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल ज़्यादा करेगा। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रिपेल न्यूक्लियोफाइल।
तो दोनों कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, दोनों का हम लोगों को SN1 का भी और SN2 का भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर हम लोगों को क्या है, अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन है। तो अब हम लोग इफेक्ट देखते हैं बीटा पोजीशन पे। अगर अनसैचुरेशन कहाँ हो, बीटा पोजीशन पे हो, तो देखिए अगर बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है और कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, कार्बन के जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप हटा है वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और बगल में अनसैचुरेशन के कारण इसमें क्या होने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा। तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो SN1 रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। अब इसमें देखते हैं कि SN2 पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ड्यू टू बीटा अनसैचुरेशन जो हमारी है, कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज एंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज। तो ये हम लोग SN1 के लिए पहले ही देख चुके हैं। अब हम लोग SN2 के लिए देखते हैं। SN2 में भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, अगर यहाँ पे सेकेंड बीटा पोजिशन पे क्या है, हम लोगों को इसमें हम लोगों को है जो बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, ये क्या करेगा, हम लोगों को एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, जो हम लोगों को इसमें बहुत सारे ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को वो रिपेल ज़्यादा करता है। तो हमारे क्या हो गया, बीटा पोजीशन अगर अनसैचुरेटेड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके कारण से हम लोगों को क्या हो रहा है, हिंड्रेंस अगर कम है तो न्यूक्लियोफाइल इसको ईजिली अटैक कर सकता है। तो इसके कारण से रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है तो SN1 का रिएक्शन भी बढ़ेगा और SN2 का भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, थर्ड इफेक्ट हम लोग देखने, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप इफेक्ट देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड आपको पता है क्या होता है, ब्रिज हेड होता है कि किसी भी रिंग, दो रिंग का अटैच होना। कहने का मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें दो रिंग प्रेजेंट है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोगों को दो रिंग प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारा रिंग का एक पार्ट है, ये हम लोगों को रिंग का एक पार्ट है, इस साइड वाला एक रिंग हो गया। ठीक है, ये जो हम लोगों को दिख रहा है ना, तो इसमें हमारे दो रिंग है, एक रिंग इधर हो गया, कौन सा, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5 मेंबर के साथ। और दूसरा रिंग क्या हो गया, 1 5 6 1 5 4, और इधर क्या हो गया, मान लो कि इधर 6 और 7 कार्बन नंबर दे दें, तो ये भी रिंग है, हमारा दो रिंग है। तो दोनों रिंग जहाँ पे सिंगल कार्बन से अटैच हो रहा है, जहाँ पे ये कॉमन है दोनों में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन कहते हैं। और ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर आप लोगों को क्या हो जाए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर हमारा रिंग, दोनों का दोनों रिंग क्या है, 6 मेंबर से कम का है, 6 मेंबर से कम कार्बन है, तो वो हम लोगों को sp2 हाइब्रिडाइजेशन सपोर्ट नहीं करता है। और इसको हम लोग एक स्पेशल रूल के थ्रू, ये हम लोगों को दिया गया है, ब्रेडेट्स रूल कहते हैं। इसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, ब्रेडेट्स रूल के नेम से जानते हैं। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि इट इज़ यूजली नॉट पॉसिबल टू हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज ब्रिज हेड पोजीशन। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, लेस देन 6 है, तो हम लोगों को जनरली ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है। अगर 6 से ज़्यादा है तो उस पोजीशन पे हम लोगों को क्या हो सकता है, ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं कि अगर हमारा सबस्ट्रेट या कहो सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे अटैच है, तो अगर उसके साथ ब्रिज हेड पोजीशन के पास वाले कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप अटैच है, तो जब भी हमारा ब्रेक होगा, लिविंग ग्रुप उससे हट के जाएगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को sp2 होने वाला है। उसका पोजीशन क्या होने वाला है, ड्यू टू द बोथ पाथवे। हम लोग दोनों रिएक्शन में क्या देखते हैं कि अगर SN1 रिएक्शन में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए या SN2 रिएक्शन, जिसमें कि अटैच तो होते हैं 5 ग्रुप, लेकिन इफेक्टिवली कितने ग्रुप अटैच होते हैं, इफेक्टिवली हमारे 3 ही ग्रुप अटैच होते हैं। 2 हमारा जो लिविंग ग्रुप है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड नहीं बनाए हुए होते हैं। तो उस समय इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। तो अगर हमारा लिविंग ग्रुप
उस कार्बन से अटैच है, ब्रिजहेड पोजीशन पे कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन पे हम लोगों को ये क्या करेगा, और उसका रिंग का मेंबर क्या है हमारा 6 मेंबर से कम वाला रिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन हमारे जो SN1 और SN2 दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारे स्लो होने वाले हैं। इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो कि एक रिएक्शन एग्जांपल दिया हुआ है, यह हमारा क्या है, यह हम लोगों को बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में कहने का मतलब 2 रिंग है, साइकिल है इसमें, मान लो कि 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन एंड 5वां कार्बन। एक रिंग क्या है, 5 मेंबर का रिंग है, दूसरा रिंग क्या है, सिंगल 1 2 3 4 5, ये भी हमारा 5 मेंबर का रिंग है। 2 रिंग है, दोनों रिंग में क्या है, 5 मेंबर प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन के कारण इसका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के कारण इसमें अगर हम लोग किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू अगर कोई कार्बन सेम उसी तरह के एटम में अगर कोई लिविंग ग्रुप हम लोगों को अटैच है जो कि ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है, उससे अगर अटैच है तो दूसरे वाले रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत फास्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अगर हमारा लिविंग ग्रुप कहाँ अटैच है, ब्रिज हेड पोजीशन पे अटैच है तो। और रिंग का मेंबर क्या है हम लोगों को, दोनों के रिंग में हम लोगों को 6 से कम मेंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप के इफेक्ट को देखते हैं। लिविंग ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा, लिविंग ग्रुप का इफेक्ट ये समझिए कि अगर हम लोगों को लिविंग ग्रुप जितना जल्दी डिटैच हो जाए सबस्ट्रेट से, SN1 रिएक्शन में जल्दी से कैटायन बन जाएगा, और SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप अगर इजीली ब्रेक हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आएगा लिविंग ग्रुप उसको छोड़ के चला जाएगा, रिएक्शन हमारे फास्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों को लिविंग ग्रुप का डिटैच होना दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी सबस्ट्रेट से हमारा लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो देखते हैं, रेट ऑफ बोथ SN1 एंड SN2 डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट लिविंग ग्रुप इज डिटैच फ्रॉम द सबस्ट्रेट। द मोर इज द लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, द मोर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों को लिविंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, लिविंग एबिलिटी डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कहने का मतलब कि अगर लिविंग ग्रुप मोर बेसिक नेचर का है तो जल्दी से छोड़ के जाएगा नहीं, और अगर हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, लेस बेसिक नेचर का है तो वो जल्दी से वो ग्रुप को छोड़ के चला जाएगा सबस्ट्रेट को, और उसके लिए लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ रिलेटिव हम लोगों को लिस्ट है, कुछ ग्रुप की लिस्ट है जो कि हम लोगों को उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको हेल्प कर सकता है जब भी आप लोगों को कभी भी लिविंग ग्रुप डिसाइड करना हो डिफरेंट ग्रुप में। तो इसमें हम लोगों को कंपैरिजन क्या दिया हुआ है, ये pKa वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि वीक एसिड के लिए Ka निकालते हैं ना, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक एसिड के लिए, तो उसका पावर निकाले हुए हैं। तो कंजुगेट एसिड के लिए हम लोगों को इसका pKa का वैल्यू दिया गया है। pKa का वैल्यू किसका दिया गया है, कंजुगेट एसिड का। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी कंजुगेट एसिड के लिए pKa की वैल्यू जितनी कम होगी, ये हमारा जो लिविंग ग्रुप है उसकी क्या होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक ना, तो हम लोगों को क्या हो जा रहा है, इसमें हम लोगों को जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कहाँ है, टॉप पे जो हमारे ग्रुप है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। कहने का मतलब वो इजीली डिटैच हो सकता है किसी भी सबस्ट्रेट से। तो देखते हैं इसमें लिस्ट में सबसे टॉप पे है आयोडीन, उसके नीचे है ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर उसके बाद डाइमिथाइल सल्फाइड है, डाइमिथाइल सल्फाइड वाला ग्रुप है, फिर वाटर है बेटर लिविंग ग्रुप, फिर उसके बाद है मिथाइल इसमें हम लोगों को ये पारा है। ये पी लिखने का मतलब है कि पारा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है किससे, सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फेट बेंजीन के ये सल्फोनिक एसिड से, सल्फोबेंजीन से। तो हमारी इसकी लिविंग एबिलिटी क्या है, इसकी लिविंग एबिलिटी हम लोगों को हाई है। इसकी जो pKa की वैल्यू है लेस देन 0 है। फिर उसके बाद ग्रुप आता है हम लोगों को ट्राइफ्लोर, इसमें हम लोगों को ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही क्या है, डेरिवेटिव है। अगर हम लोगों को CF3 सी एसिटेट
ये हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा मिथाइल ग्रुप में हम लोग को 3 के 3 हाइड्रोजन को फ्लोरीन से इससे रिप्लेस किए हैं, और इसके साथ क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप अगर डिटैच हो रहा है तो इसको हम लोग, इसकी जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है इसकी कितनी है 0.2 है। नेक्स्ट वाला अगर फास्फेट वाला है H2PO4- वाला होगा तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कितनी है 2 है। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड है, इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है 4.2 है। तो लिस्ट में जो टॉप के एलिमेंट है, इसमें जो आपको लिस्ट में टॉप का एलिमेंट नज़र आ रहा है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी हाई है, और जो इसके नीचे के ग्रुप है इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, इसकी लिविंग एबिलिटी आपको लो होगी। लोएस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, लोएस्ट लिविंग ग्रुप हमारा मिथाइल फ्री नेगेटिव एनाइन है, CH3- आयन है। तो इसमें एक बार ऑर्डर देख लीजिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं H2PO4 वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या कर रहा है, H2PO4 के बाद हम लोगों को एसीटेट ग्रुप है, उसके बाद साइनाइड ग्रुप है, उसके बाद अमोनिया है, फिर उसके बाद फिनॉल है, फिर उसके बाद है एल्काइल एमीन है। एल्काइल एमीन के जितने भी एल्काइल एमीन हैं सभी के हम लोगों को लिविंग ग्रुप एबिलिटी की वैल्यू, इसकी pKa की वैल्यू क्या है, सभी के लिए 10 है, सभी का सभी इक्वल लिविंग एबिलिटी शो करेगा। उसके बाद क्या है इसके बाद हम लोगों को ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है H, ये मिथाइल सल्फेट है, इस तरह के ये ग्रुप है। फिर उसके बाद कौन सा ग्रुप है, उसके बाद है हम लोगों को हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी OH- को हाइड्रोक्सी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या है, इसके बाद है हम लोगों को मिथॉक्साइड है CH3O-। फिर उसके बाद है अमाइड NH2-। फिर उसके बाद मिथाइल माइनस है, इसके बाद है हम लोगों को मिथाइल का एनाइन है CH3- आयन है। तो इस तरह से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी हमारी जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, ये जो हमारी लिविंग एबिलिटी है ये क्या बताता है आपको कि अगर किसी ग्रुप से हम लोगों को ये किसी भी सबस्टेट से अगर ये सारे लिविंग ग्रुप अटैच है तो कौन सा ग्रुप जल्दी से हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिसमें ऊपर वाले ग्रुप अटैच हैं। अगर ऊपर वाला ग्रुप किसी के साथ अटैच है तो वो जल्दी से डिटैच होके क्या करेगा, आपको SN2 या SN1 रिएक्शन आपको देने वाला है। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप हमारे मिथाइल हो गए या अमोनिया NH2- ग्रुप हो गए तो ये जल्दी से हम लोगों को उससे डिटैच होने वाला नहीं है। वो उससे क्या होगा, उससे डिटैच होना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और उस कंडीशन में वो हम लोगों को SN2 रिएक्शन नहीं शो करेगा। इस कंडीशन में हम लोगों को ये क्या करेगा, ये SN2 रिएक्शन हम लोगों को शो नहीं करेगा। ये मिथाइल सल्फाइड है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, और ये जो टर्म्स होंगे हमारे, ये हम लोगों को लिविंग ग्रुप एबिलिटी का एक ऑर्डर को शो करता है। फिर तीसरा कंडीशन है हम लोगों को कि पहला क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, और तीसरा अब क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पोलरिटी नेचर हो रही है, मतलब कि किस तरह के सॉल्वेंट में प्रेजेंट है हमारा, कोई भी रिएक्शन किस तरह के सॉल्वेंट में हो रहा है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा है या नॉन पोलर में हो रहा है। पोलर भी क्या होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूशन में हो रहा है तो नॉन पोलर का कोई भी इफेक्ट हम लोगों को नहीं पड़ता है। नॉन पोलर रिएक्टेंट अगर हम लोगों को सॉल्वेंट है तो ना तो SN1 पे इफेक्ट पड़ेगा ना SN2 पे पड़ेगा। जनरली जो SN1 या SN2 टाइप के रिएक्शन होते हैं ये कहाँ पे हम लोगों को प्रोसीड होते हैं, ये हम लोगों को पोलर सॉल्वेंट में ही नज़र होता है, ये हम लोगों को पोलर सॉल्वेंट में ही होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोगों को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसीलिए इस पर इसका इफेक्ट हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग किसका इफेक्ट देख रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट आपको जो दो तरह के होंगे, एक होंगे प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होगा एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक कहने का मतलब जो H+ आयन सॉल्यूशन में फॉर्म कर सके, जिसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जिसमें हम लोगों को H+ आयन या H नहीं प्रेजेंट हो या कहो कि वो एब्सेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं पोलर एप्रोटिक। जो H+ आयन आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करे उसको हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर पोलर सॉल्यूशन है
तो हम लोगों को SN1 रिएक्शन किस में फेवर होता है? SN1 रिएक्शन हम लोगों को फेवर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर हमारा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को देखें तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा? SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बनेंगे, फिर उसके बाद कार्बोकैटायन और लिविंग ग्रुप बन रहे हैं, दोनों के पे क्या हो सकता है? चार्ज हो सकता है। तो अगर दोनों पे चार्ज है या कहो कि कार्बोकैटायन पे भी चार्ज है तो कार्बोकैटायन को वो क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज अ फेवर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंक्रीजेज अप्रॉक्सीमेटली 1000 फोल्ड। 1000 फोल्ड कहने का मतलब है कि 1000 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा मीडियम कहाँ से चेंज हो रहा है? अगर हमारा मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चेंज हो रहा है। अगर नॉन पोलर था तो SN1 रिएक्शन मान लो कि बहुत ही कम होने के चांसेस थे, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग पोलर प्रोटिक में कन्वर्ट किए तो 1000 टाइम्स से इसका इंक्रीज हो गया रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसमें हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता क्या है? दिस इज बिकॉज द आयन पेयर ऑब्टेन्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1। कहने का मतलब जो कार्बोकैटायन हम लोगों को बन रहा है और जो हम लोगों को लिविंग ग्रुप बन रहा है, इसके जो हम लोगों को आयन बन रहे हैं ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेटेड हो जाएगा। जो भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उसके निगेटिव आयन आएंगे और ये कार्बोकैटायन को चारों तरफ से घेर लेगा, तो उसमें क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा। और इसमें जो H+ आयन आएगा ये क्या करेगा? लिविंग ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेगा, ये भी क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। सॉल्वेशन इसका क्या होगा? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी? जिसके कारण हम लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ SN1 रिएक्शन डिक्रीज़ करेगा। और रिएक्शन अगर इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा? फास्ट होगा। इसी का इफेक्ट अगर SN2 पे देखें तो इसका इफेक्ट SN2 रिएक्शन पे थोड़ा अलग से पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे कोई फैक्टर नहीं डिपेंड कर रहा था, हम लोगों को कार्बोकैटायन का बॉन्ड ब्रेकिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर था। तो अगर लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आया और वो चार्ज है पहले से, और अगर प्रोटिक सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से प्रोटिक सॉल्यूशन क्या कर लेगा? घेर के रख लेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी के कारण से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे स्लो हो सकता है। और उसमें भी चांस है कि मान लो कि न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूट्रल है, उस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ उसके लोन पेयर हैं जैसे कि अमोनिया में। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम लोगों को इसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा, जिस चीज़ को हम लोग नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है? देखिए, कह रहा है कि रेट ऑफ SN2 इज डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इफ़ द न्यूक्लियोफाइल इज सॉल्वेटेड मच इट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। और न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, थस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेज। इसी में हम लोगों को क्या होगा? SN2 रिएक्शन फेवर किस में होता है? SN2 रिएक्शन आपको फेवर होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन तो पोलर हो लेकिन H+ आयन या प्लस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाए तो वो सॉल्यूशन हमारे लिए SN2 सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा फेवर करता है। तो मान लो कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका इफेक्ट हम लोग नीचे देख रहे हैं कि अगर टाइप ऑफ रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है और ये न्यूट्रल था, इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पहले नहीं था, बाद में फॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करेगा? इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर SN2 रिएक्शन था और ये न्यूक्लियोफाइल क्या था? नेगेटिवली चार्ज था, तो ये क्या करेगा? इसका जो पोलर सॉल्वेंट होगा इसको चारों तरफ से थोड़ा घेरेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा क्या कर देगा? डाउन कर देगा। अगर हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है और सबस्ट्रेट भी क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या कहो कि पोलर सॉल्वेंट उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर पहले से ही सबस्ट्रेट भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज था और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज था, तो उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है
तो और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट है हम लोगों को नेचर ऑफ सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट है। और नेक्स्ट में हम लोग देख लिए कि हम लोगों को तीनों इफ़ेक्ट, सबस्ट्रेट का इफ़ेक्ट, लिविंग ग्रुप का इफ़ेक्ट और सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट, तो ये डिसाइड करेगा हम लोगों को रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, या कहो कि रिएक्टिविटी का कंपैरिजन अगर करना हो तो ये सारे के सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने होंगे कि क्या SN1 रिएक्शन फेवर हो रहा है या SN2 रिएक्शन फेवर हो रहा है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।